देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कितना हुआ है, कब का है, वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, वो काम बीत चुका है या वो अभी चल रहा है या आने वाले समय में होने वाला है। तो इससे हम टेंस से हमें इस चीज का ज्ञात होता है, समय का पता चलता है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, ये हमारी बेसिक पहचान हो जाती है। जैसे तो हमें इस प्रकार का इसकी पहचान हमें इस प्रकार से बताई जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरी ये होता है कि हमें टेंसेस को पहचानना आना चाहिए। जब हम सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं। हु डज होता है। लेकिन एक बात देखिए, मैं एक बात आप लोग को समझा देना चाहती हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कभी भी हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेजर कल्चर लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में जो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस की हम परिभाषा देख लेते हैं, उसका हिंदी में भी डेफिनेशन देखेंगे और इंग्लिश में भी उसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी काल क्रिया का वह रूप है जो किसी भी वाक्य में क्रिया के समय को बताता है, उसे हम काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। इस प्रकार से हमारे टेंस के तीन पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर का भी हमारा चार पार्ट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से हमारे कुल मिला के टेंस के 12 पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो हमें आशा है कि आपको टेंस की परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखिए, टेंस एक क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कब का है, वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, वो काम बीत चुका है या वो अभी चल रहा है या आने वाले समय में होने वाला है। तो इससे हम टेंस से हमें इस चीज का ज्ञात होता है, समय का पता चलता है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसी प्रकार से हमारा फ्यूचर का हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम इन चारों को अगर याद कर लेते हैं तो हमें 12 पार्ट्स याद करने में मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बस इन चारों को याद कर लेंगे तो हमें बहुत ही इजीली ये 12 पार्ट्स याद हो जाते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान, ये हमारी बेसिक पहचान हो जाती है। जैसे हम क्लास 6 में पढ़ते थे, मतलब छोटे क्लास में थे तो हमें बेसिक पहचान इस तरीके से कराई जाती थी। लेकिन जो अपर लेवल में जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें इस प्रकार का इसकी पहचान हमें इस प्रकार से बताई जाती थी। जैसे हमारी कोई हैबिट वाली बात हो जाती है, जैसे मैं जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली, ये एक हैबिट हमारी है। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस अगर होता है तो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फिर डेली रूटीन होता है, जैसे मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ, तो इस प्रकार का आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये हमारा डेली रूटीन हो गया, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हम इस तरह से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। ये हमारा बेसिक है पहचानने का तरीका। और ये जब हम बड़े क्लास में जाते हैं, अपर क्लास में, तो उस हम इस प्रकार से उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं। ओके, तो आशा है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरी ये होता है कि हमें टेंसेस को पहचानना आना चाहिए। जब हम सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, जिसकी वजह से हमें टेंसेस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, देखिए कभी भी जिस वाक्य के अंत में हमें कभी भी ता है, ती है,
ता हूँ, इस प्रकार के अगर शब्द दिखते हैं तो हम मान जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। डू डज। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। लेकिन एक बात देखिए, मैं एक बात आप लोग को समझा देना चाहती हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कभी भी हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। इसमें डू डज का यूज नहीं होता है। डू डज की जगह पर इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। ओके, तो जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, जिसको हम यूज करेंगे किसमें, ही शी इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ हम एस एस का यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए कभी भी ही शी इट और कोई एक सिंगुलर नेम यानी कि एक वचन, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाएंगे तो मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। देखिए ही शी इट और कोई एक वचन हो या यानी कोई एक नाम हो तो उसके साथ हम हमेशा एस ई एस का यूज करेंगे। और आई वी दे यू और कोई प्लूरल नाम यानी कि कोई बहुवचन नाम हो उसके साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, और कभी भी याद रखिएगा, हम कभी भी प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और पास्ट इंडेफिनिट का भी ऐसे ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव में कभी भी डिड का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में हम उसमें भी सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें एस एस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में हम इसमें डू डज नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि अफर्मेटिव में हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस हो उसमें नहीं शब्द का यूज और क्या कब क्यों कैसे ये शब्द नहीं जिसमें नहीं होना चाहिए उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल होता है। अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, मैं खाती हूँ। इसमें ती हूँ आया है ना, तो इसको हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, इसमें नहीं शब्द का यूज भी नहीं हुआ है और कोई क्वेश्चन भी नहीं लगा है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, तो इसीलिए हमारा सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का यूज हो जाएगा तो उसमें हम वो निगेटिव सेंटेंस में आता है। ओके, इसमें नहीं शब्द का यूज और क्वेश्चन का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, मैं खाती हूँ, तो इसको हम देखिए यहाँ पर मैं क्या है, ये मैं हमारा सब्जेक्ट है। ओके, मैं हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अभी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। ओके, मैं खाती हूँ, तो मैं हमारा जो हो गया सब्जेक्ट हो गया और खाती हूँ ये वर्ब हो गया। ओके, मैं खाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, मैं की इंग्लिश हो जाती है आई, खाती हूँ ये खाना का इंग्लिश हो जाएगा ईट, आई ईट। ओके, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई ईट, वह खाती है। यहाँ पे देखिए वह आ गया है, वह के साथ किस चीज का यूज हुआ है, वह के साथ वह खाती है, वह यानी कि यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है तो किसी लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, ही शी इट और कोई सिंगुलर एक नाम हो तो उसके साथ एस ई एस लगाते हैं। ओके, तो वह खाती है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी शी खाती है यानी कि ईट। अब हम इसके साथ एस एस लगाएंगे तो शी इट्स, इसमें एस लग जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ सेंटेंसेस है अफर्मेटिव के उसको हम बनाते हैं। चलिए देखिए, मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पे मैं हो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाती हूँ ये हमारा वर्ब हो गया, पढ़ाने का काम करती है। ठीक है, कौन, मैं पढ़ाती हूँ यानी कि ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर ही बस बना है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, पढ़ाती हूँ, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच,
ओके, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। अब यहाँ पे हमारा ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब हम एस ई एस इसमें लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप लोग बताइए। इसमें एस या ई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यहाँ पर एस ई एस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आई है, ठीक है। आई के साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ हमेशा हम एस ई एस का यूज करते हैं। और आई, वी, दे, यू और कोई प्लूरल नाम हो तो उसके साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आई है ना, आई के साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने लिखा है, देखिए हम काफ़ी ये नहीं समझ पाते हैं कि किस किस वर्ब में हम एस लगाना है, किस में ई एस लगाना है। तो देखिए जिस वर्ड के अंत में लास्ट में एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, ओ आएगा या एक्स या जेड आता है, उसमें हम ई एस ज्वाइन करते हैं। ओके, जैसे गो हो गया, इसमें लास्ट हमारा ओ आया है ना, तो ये ओ, इसके साथ हम ई एस ज्वाइन करेंगे। ओके, मैं पढ़ाती हूँ, अगर हो जाता है वह पढ़ाती है, यहाँ पे अगर हम कर दें वह पढ़ाती है। ओके, तो वह क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश हो जाएगा शी। यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, वह पढ़ाती है शी, तो शी के साथ हम हमेशा एस ई एस लगाएंगे। तो शी टीच मतलब पढ़ाना, टी ई एस ई एच, शी टीच। अब इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सी एच आया है, ठीक है। तो सी एच आया तो यहाँ पे सी एच है ना, तो इसके साथ हम ई एस का यूज करेंगे। ओके, शी टीचर्स। ओके, जिस वर्ब के लास्ट में ये लेटर्स आते हैं उसमें हम ई एस ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और लगभग वर्ब में हम एस का यूज करते हैं। मैंने लगभग की बात की है, कई सारे रूल्स होते हैं तो उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए तब इसका देखते हैं, राम पढ़ाता है। यहाँ पे क्या आ गया, राम क्या है, एक है ना, तो राम पढ़ाता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राम, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाता है, पढ़ाना, टीच, टीच। अब इसमें एस लगाएंगे ना, देखिए क्योंकि ये राम जो है ये एक वचन है, यहाँ पे ही शी इट किसी सिंगुलर के साथ हम एस का यूज करते हैं। ओके, तो इसके साथ हम यहाँ पे लास्ट में सी एच है ना, वर्ड लेटर हमारा लास्ट में सी एच लेटर है ना, इसके साथ हम ई एस लगाएंगे। ओके, राम टीचर्स। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा इसमें क्या है, खेलने का काम कर रहा है। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू, खेलना, खेलना का होता है प्ले, यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। हमारा हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी, अंग्रेजी सीखते हैं, सीखना का हो जाएगा इसके, उसके बाद से हम वर्ब का यूज करेंगे, सीखना मतलब लर्न, वी लर्न इंग्लिश। वी लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हम लर्न में एस एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वी है, आई वी दे के साथ, इसके साथ हम एस एस का यूज नहीं करते हैं। ओके, मैं गाना गाती हूँ, यहाँ पर मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, गाती हूँ, गाने का क्या हो जाएगा, सिंग, आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, आई सिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गाती है, यहाँ पे देखिए मैं आया है तो मैं के साथ हम
आई के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब राधा आ गया, ये हमारा राधा क्या है, एक वचन में आता है, ठीक है। तो राधा गाना गाती है, यहाँ पे हम सिंग इसके साथ एस लगाएंगे। ओके, तो राधा सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा सिंग्स, यहाँ पे एस लगाएंगे। ओके, सिंग्स ए सॉन्ग। वह स्कूल जाती है, जाती है यानी कि ये लड़की की बात हो रही है। अगर यही लड़का वह स्कूल जाता है होता तो हम यहाँ पे ही का यूज करते। ओके, ये लड़की की बात हो रही तो हम शी का यूज करेंगे। शी जाती है, गो, जाना का इंग्लिश होता है गो। ओके, लेकिन हम इसमें लास्ट में ओ है ना, और इसमें हमें ई एस लगाना है, एस या ई एस यूज करना है। तो ओ है ना, तो इसमें ई एस का यूज हम करेंगे। सी गोस टू स्कूल। ओके, आप लोग को समझ में आया ना सारा सेंटेंस। देखिए, हम कभी भी, देखिए आई के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाया है। राम ये एक वचन था, हमने एस ई एस लगाया है। यू के साथ हमने नहीं लगाया है वर्ब में। वी के साथ हमने नहीं लगाया है, और ये आई के साथ भी नहीं लगाया, इसमें एस ई एस नहीं लगाया। और वही जब राधा की बात आ जाती है तो राधा एक वचन है, इसके साथ हमने एस ई एस लगा दिया है। और ये शी, ये वह के साथ, ये भी एक वचन है, तो इसमें हम एस ई एस लगा देंगे। ओके, हम कभी भी ही शी इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ ही एस ई एस का यूज करेंगे। आई वी दे यू और कोई प्लूरल नेम होता हम उसमें कभी भी एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। देखिए, मैं जल्दी उठती हूँ, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, उठती हूँ वेक, आई वेक अप अर्ली। मैं जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली। वह खाना बनाती है, शी कुक। यहाँ पे वर्ब हमने लगाया है, खाना बनाने का कुक होता है शी कुक। अब यहाँ पे हमारा शी के साथ एस ई एस लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, शी कुक्स फूड। ओके, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। मैं खाना बनाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शी था, यहाँ पे जब मैं खाना बनाती हूँ तो इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। ओके, आई कुक फूड। अंतर समझिएगा, शी के साथ एस ई एस लगा है, आई के साथ कुक्स नहीं लगा है। ठीक है, आई के साथ ओनली कुक फूड, आई कुक फूड, शी कुक्स फूड। ओके, वह जल्दी उठती है, यहाँ पे मैं जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली। वह जल्दी उठती है तो शी वेक्स अप अर्ली। शी हो जाएगा, वह का इंग्लिश शी हो जाता है, शी वेक्स अप अर्ली। ओके, तुम मंदिर जाते हो, यू, तुम के साथ हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, यू तुम मंदिर जाते हो, यू गो टू टेम्पल। वह मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल। ओके, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया है। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम और इंटरेस्टेड के साथ और हम मन लगाकर वीडियोस बनाएं या आप लोग को पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट मिले। जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके लिए स्पेशली मैं पढ़ाती हूँ।
ताकि वो बच्चे जो नहीं जल्दी से समझ पाते हैं वो इजीली यहाँ पे समझ पाए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाऊँ, आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।